नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार धुर्वे, सहायक प्राध्यापक, शासकीय नवीन महाविद्यालय गुरूर से। इस लेक्चर से पूर्व मैंने अरस्तु की दास प्रथा संबंधी विचार पर अपना लेक्चर दिया था। आइए आज मैं आपको बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र प्रथम विषय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन इकाई प्रथम में अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार पर अपना लेक्चर देने जा रहा हूँ। इस लेक्चर में हम क्रांति के अर्थ, क्रांति के कारण एवं क्रांति के निवारण के उपायों पर चर्चा करेंगे। अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। यूनानी नगर राज्यों के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता राजनीतिक अस्थिरता थी, जिसके कारण यूनान में अराजकतापूर्ण वातावरण निर्मित हो गया था और इस अराजकतापूर्ण वातावरण के परिणाम स्वरूप उसके दुष्परिणाम भी हमें नित्य सामने आ रहे थे, जिनसे अरस्तु भली भांति परिचित था। अरस्तु ने क्रांति के कारणों का उल्लेख अपनी रचना पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक में किया है तथा इनका समाधान वह अपनी दूसरी रचना में किया है। अरस्तु ने क्रांति, उसके कारणों और समाधान के उपायों का विवेचन ऐतिहासिक अध्ययन एवं पर्यवेक्षण के आधार पर किया है। विचारकों के द्वारा यह माना जाता है कि अरस्तु के द्वारा अपने समकालीन समय में 158 राष्ट्रों में जो प्रचलित संविधान थे, उन संविधानों का अध्ययन किया गया था और उन संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात ही अरस्तु के द्वारा क्रांति संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अरस्तु का क्रांति संबंध सिद्धांत का अर्थ। सामान्य रूप से क्रांति से तात्पर्य माना जाता है कि किसी राज्य में स्थापित व्यवस्था में बदलाव लाना ही क्रांति। कहने का तात्पर्य है कि किसी राज्य में जो स्थापित व्यवस्था होती है उसमें बदलाव लाना ही क्रांति कहलाता है। क्रांतियाँ 2 प्रकार की होती है, आंशिक क्रांति और पूर्ण क्रांति। आंशिक क्रांति से तात्पर्य होता है कि किसी राज्य की स्थापित शासन व्यवस्था में छोटा सा बदलाव लाना ही आंशिक क्रांति कहलाता है। लेकिन पूर्ण क्रांति से तात्पर्य होता है कि किसी राज्य की शासन व्यवस्था में पूरी तरह से आमूलचूल बदलाव करना या परिवर्तन की आवश्यकता महसूस किया जाता है, उसे पूर्ण क्रांति के रूप में रखा जाता है। निश्चित रूप से अरस्तु के द्वारा क्रांति संबंधी जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वह इस रूप में नहीं था, बल्कि और न ही हम आधुनिक राज्यों में जो क्रांतियाँ होती उस रूप में ले सकते, जैसे रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति। तो अरस्तु के द्वारा क्रांति संबंधी जो सिद्धांत दिया गया है वह क्रांति संबंधी सिद्धांत इस रूप में नहीं था, बल्कि अरस्तु ने क्रांति के संबंध में ये कहा है कि राज्य, संविधान या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन जो छोटा या बड़ा हो सकता है वह क्रांति कहलाता है। अरस्तु कहता है कि राज्य, संविधान या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन जो छोटा या बड़ा हो सकता है क्रांति कहलाता है। क्रांति के अर्थ पर चर्चा करने के पश्चात क्रांति के कारणों पर चर्चा करेंगे। अरस्तु ने क्रांति के कारणों को 3 रूपों में रेखांकित किया है। पहला सामान्य कारण, दूसरा विशेष कारण, तीसरा है विभिन्न राज्यों और शासन प्रणालियों में क्रांति के कारण। आइए हम क्रांति के सामान्य कारण पर चर्चा करते हैं। अरस्तु ने क्रांति के सामान्य कारण को पुनः 2 भागों में विभाजित किया है, असमानता और अन्याय। असमानता और अन्याय, इन 2 रूपों में उसे स्थापित किया है। तो असमानता से तात्पर्य होता है कि राज्य में क्रांति जो होती है असमानता के परिणाम स्वरूप भी होती है, क्योंकि एक राज्य की जो सर्वसाधारण जनता होती है वह महसूस करती है कि समानता के आधार पर वहाँ के जो शासक होंगे उन्हें शासन सत्ता में समानता के आधार पर भागीदारी देंगे, उन्हें कुछ कार्य करने का अवसर प्रदान करेंगे, लेकिन इस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर निर्मित नहीं होती। दूसरा होता है आनुपातिक समानता। आनुपातिक समानता से तात्पर्य कुछ विशेष वर्ग जो होते हैं वह श्रेष्ठता की स्थिति में जो शासक वर्ग होते हैं उनके समतुल्य अपने आप को धन, वैभव या योग्यता में समकक्ष मानते हैं और समकक्ष मानने की या समान मानते हैं या समान मानने के परिणाम स्वरूप वे यह महसूस करते हैं कि उनकी योग्यताएं जो होती है शासकों के समतुल्य होती है और उस स्थिति में उन्हें शासन सत्ता में भागीदारी
निभाने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन इस प्रकार की स्थिति नहीं होती, जिसके कारण से वहाँ पर क्रांति होती है। दूसरा है असमानता, अन्याय। अन्याय के अंतर्गत यह बतलाया, अरस्तु ने यह बतलाया कि एक वर्ग ऐसा होता है जो अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर बहुत ज़्यादा प्राप्त करने की क्षमता रखता है, लेकिन उसे अपनी योग्यता और क्षमता से कम प्राप्त होता है। लेकिन राज्य में दूसरा वर्ग ऐसा होता है जो अयोग्य होता है और वह योग्यता से कम प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसे राज्य में अधिक अंश प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ भी जो होती है वे क्रांति के कारण बनती। तो इस प्रकार से अरस्तु ने सामान्य कारण के अंतर्गत असमानता और अन्याय को रखा है। दूसरा है विशेष कारण। विशेष कारण को अरस्तु ने जो है पुनः अलग अलग भागों में विभाजित किया है। विशेष कारण में पहला है शासकों की लालच या लाभ की लालसा। इसके अंतर्गत अरस्तु ने यह बतलाया कि जब एक राज्य का शासक लाभ की लालसा से को लेकर के अपने अपने उत्तरदायित्वों के निर्वाह करता है, तो निश्चित रूप से उसका राज्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इस लाभ की लालसा से जब वह कार्य करता है तो निश्चित रूप से वह गलत तरीके से धन अर्जित करने का प्रयास करता है। और यह प्रवृत्ति, इस प्रकार की घटनाक्रम राज्य की जनता के मन मस्तिष्क के ऊपर विपरीत प्रभाव डालती है और इसी के परिणाम स्वरूप वहाँ पर क्रांति होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है सम्मान की लालसा। सम्मान की लालसा के अंतर्गत यह बतला है कि एक राज्य की जनता जो होती है वह सम्मान की लालसा लेकर के कार्य करती है और उसे यह महसूस होता है कि उसके योग्यता और उसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए शासकों के द्वारा उसे पुरस्कृत किया जाएगा, उसे योग्य पद प्रदान किए जाएंगे। लेकिन इस प्रकार की स्थितियाँ राज्य में निर्मित नहीं होती, क्योंकि ये एक योग्य व्यक्तियों को की योग्यता को नज़रअंदाज करते हुए शासकों के द्वारा अयोग्य व्यक्तियों को शासन सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, उन्हें कुछ पद प्रदान किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से योग्य व्यक्ति इससे अपमानित महसूस करते हैं और वे क्रांति करने के लिए अग्रसर होते हैं। तीसरा है किसी प्रकार की उत्कृष्टता। किसी प्रकार की उत्कृष्टता या योग्यता भी जो होती है वह क्रांति का प्रमुख आधार बनती, क्योंकि एक राज्य में एक व्यक्ति या एक वर्ग व्यक्तियों का समूह यदि उत्कृष्ट विशेष योग्यता या शक्ति अर्जित करता है तो वह एक राज्य में स्थापित शासन व्यवस्था को अस्वीकार करता है और अपनी योग्यता और दक्षता के आधार पर वह निरंतर शासन सत्ता के सामने नए नए चुनौतियाँ उपस्थित करता है और अपनी योग्यता के बल पर वहाँ के शासन सत्ता को हस्तगत करने का प्रयास करता है। तो निश्चित रूप से एक राज्य में इस प्रकार की घटनाएं जब घटित होती है तो वहाँ पर क्रांति का मार्ग प्रशस्त होता है। चौथा क्रांति विशेष कारण के अंतर्गत चौथा कारण बतला है घृणा। घृणा जो होती है वह क्रांति का प्रमुख कारण बनती है। जैसे धनिक तंत्री शासन व्यवस्था के अंतर्गत धनिक तंत्री वर्ग के व्यक्ति केवल धनिक तंत्री वर्ग के व्यक्तियों के हितों का संवर्धन करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, लेकिन जो बहुसंख्यक समुदाय होता है, जो गरीब जनता होती है, उसकी वे पूरी तरह से अनदेखी करते, उससे घृणा करते। इस घटनाक्रम से वहाँ की जनता बहुसंख्यक समुदाय जो होता है अपमानित महसूस करता है और वह क्रांति करने के लिए बाध्य होता है। पांचवा कारण है भय। भय के अंतर्गत यह बतला है कि भय भी जो होता है वह क्रांति का प्रमुख आधार बनता है। यह भय दो प्रकार का होता है। एक अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड का भय होता है और इस दंड से बचने के लिए वे प्रतिकार करते या विद्रोह करते। दूसरा जो होता है कुछ व्यक्ति जो होते हैं उनको यह महसूस होता है कि उनके साथ अन्याय होने वाला है और वे इस अन्याय से बचने के लिए उसका विरोध करते हैं और इस प्रकार से भय के परिणाम स्वरूप भी राज्य में क्रांति होने की संभावना बढ़ जाती है। छठवां कारण है विदेशी या विजातीय तत्व। विदेशी या विजातीय तत्व भी राज्य में क्रांति का प्रमुख आधार तैयार करती, क्योंकि एक राज्य में योग्य व्यक्तियों की अनदेखी करते हुए शासकों के द्वारा विदेशी व्यक्तियों को राज्य में
पुरस्कृत किया जाता है या महत्वपूर्ण पद प्रदान किए जाते हैं तो निश्चित रूप से क्रांति होने की संभावना बनती, क्योंकि विदेशी व्यक्ति जो होते हैं उनका भावनात्मक एकीकरण एक राज्य में नहीं हो पाता, और भावनात्मक एकीकरण नहीं होने की वजह से वे निरंतर विदेशी व्यक्तियों के संपर्क में रहते हैं, और विदेशी व्यक्तियों के संपर्क में होने के परिणाम स्वरूप वे राज्य के सम्मुख निरंतर नए नए चुनौतियाँ उपस्थित करते हैं, जो जिसके कारण से भी क्रांति होने की संभावना बढ़ जाती है। छठवां है शासक वर्ग की असावधानी। शासक वर्ग की असावधानी जो होती है वह क्रांति का प्रमुख आधार बनती है, क्योंकि एक राज्य में छिटपुट घटनाएं होती है, छोटी बड़ी घटनाएं होती है, तो उन घटनाओं को दबाने का कार्य भी जो है शासकों को करना चाहिए। और इसी के साथ साथ शासक का यह दायित्व होना चाहिए कि उसे निरंतर अपने राज्य का भ्रमण करना चाहिए, राज्य के नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए, नागरिकों को जो छोटी बड़ी समस्या होती है उन समस्याओं का निराकरण करना चाहिए और उनके अपने विश्वास में लेना चाहिए। यदि शासक वर्ग इस प्रकार के कार्यों को करने में असमर्थ रहता है तो निश्चित रूप से उसकी असावधानी की वजह से भी क्रांति हो जाती है। अगला है परस्पर विरोधी वर्गों का संतुलित होना। परस्पर विरोधी वर्गों का संतुलित होना भी राज्य में क्रांति का प्रमुख आधार बनता है। जैसे एक राज्य में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग से तात्पर्य है कि धनिक वर्ग और गरीब वर्ग, इनमें यदि संतुलन की स्थिति निर्मित होती है तो दोनों में शक्ति संतुलन हो जाता है, और उस स्थिति में अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं और उनमें प्रतिस्पर्धा की भावनाएं निर्मित होती हैं, जिसके वजह से क्रांति हो जाती है। इसलिए अरस्तु ने यह माना है कि एक राज्य में गरीब और अमीर के बीच में कभी भी शक्ति संतुलन नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनमें हमेशा शक्ति में असंतुलन की स्थिति निर्मित होनी चाहिए। तो इस प्रकार की स्थिति यदि निर्मित होती है तो निश्चित रूप से एक राज्य में क्रांति होने से बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से विशेष कारणों के अंतर्गत अरस्तु ने इन बिंदुओं को बतलाया था। तीसरा कारण है विभिन्न राज्यों में शासन प्रणालियों में क्रांति के कारण। इसके अंतर्गत अरस्तु ने यह बतलाया कि विभिन्न राज्यों या शासन प्रणालियों में क्रांति के कारण इसमें कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था होती है, राजतंत्री शासन व्यवस्था होती है और प्रजातंत्री शासन व्यवस्था को उन्होंने रखा है। और इस प्रकार के शासन व्यवस्थाओं में भी क्रांति के पर्याप्त गुंजाइश होती है, क्योंकि जिन व्यक्तियों को शासन सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर प्राप्त होता है उनमें अविश्वास की भावना होती है, उनमें सामंजस्य नहीं होता, या उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती है। वे अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं या फिर कुछ विशेष पद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो जब शासक जिन व्यक्तियों को इस प्रकार के शासन व्यवस्थाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर मिलता है, वे ऐसे कार्यों में लिप्त रहते हैं तो निश्चित रूप से राज्यों में क्रांति हो जाती है। तो अरस्तु के द्वारा जो है क्रांति के कारणों को इन 3 रूपों में बतलाया गया है, और इसके पश्चात अरस्तु ने जिस रूप में क्रांति के कारणों को बतलाया उसी के साथ साथ उन्होंने क्रांति के निवारण के उपाय भी बतलाए। तो क्रांति के निवारण के उपाय के अंतर्गत पहला, राज्य में किसी भी वर्ग में शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। अरस्तु ये कहता है कि राज्य में जिस प्रकार से अलग अलग वर्ग होते हैं तो उन वर्गों में जो है शक्ति का एकत्रीकरण नहीं होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि शक्तियों का अलग अलग वर्गों में विकेंद्रीकरण होना चाहिए, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। यदि शक्तियों का विभाजन अलग अलग वर्गों में होता है तो उस स्थिति में राज्य में क्रांति होने से बचाया जा सकता है। दूसरा है शासक और शासितों में सद्भावनापूर्ण संबंध। अरस्तु कहता है कि शासक और शासितों में या राजा और जनता के बीच में जो है सद्भावनापूर्ण संबंध होने चाहिए। सद्भावनापूर्ण संबंध तभी निर्मित हो सकते हैं जब शासक अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करे, जनता के साथ निरंतर संवाद स्थापित करे, उनके बीच में जो समस्या व्याप्त होती है उन समस्याओं का यदि निराकरण करे। यदि एक शासक के द्वारा इस प्रकार के कार्यों में यदि करने में सफलता प्राप्त की जाती तो निश्चित रूप से उनमें मित्रवत व्यवहार स्थापित होगा और उनमें आपसी विश्वास बढ़ेगा, जिसके कारण से जो है राज्य में क्रांति होने से बचाया जा सकता है। तीसरा उपाय जो बतलाया, नागरिकों में संविधान और न्याय के प्रति आस्था बनाए रखना। अरस्तु ने बतलाया कि संविधान, एक राज्य में जो संविधान या कानून जो होता है उसमें आस्था और विश्वास बनाए रखने के लिए उन्होंने शिक्षा प्रणाली को सबसे अच्छा माध्यम माना था, और उचित शिक्षा दीक्षा के माध्यम से ही नागरिकों में नैतिक गुणों के विकास किया जा सकता है, चारित्रिक गुणों के विकास किया जा सकता है। और इस प्रकार के गुणों का विकास करने में यदि शासक सफलता अर्जित करते हैं तो निश्चित रूप से राज्य में क्रांति होने से बचाया जा सकता है।
चौथा उपाय जो बताया, राज्य की ओर से आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास होना चाहिए। तो अरस्तु ने यह बतलाया कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियाँ होती है और निश्चित रूप से वहाँ के जनमानस के बीच में जो है आर्थिक असमानता की स्थिति भी निर्मित होती। आर्थिक असमानता से तात्पर्य उन्होंने ये माना था कि अमीर और गरीब के बीच में जो खाई निर्मित होती है उस खाई को पाटना चाहिए। तो इसके लिए निश्चित रूप से शासकों के द्वारा इस खाई को भरना सुगमतापूर्ण कार्य नहीं होता, लेकिन राज्य शासकों को का यह दायित्व होता है कि वह निरंतर लोक कल्याणकारी कार्यों को संपादित कर, जिसके वजह से जो गरीब तबके का व्यक्ति होता है उसके जो मूलभूत आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति करने में वह सक्षम हो जाए। तो इस प्रकार के प्रयास करने में यदि शासक सफल होते हैं तो निश्चित रूप से राज्य में क्रांति होने से रोका जा सकता है। पांचवा उपाय जो है उन्होंने बतलाया था भ्रष्टाचार रहित शासन। भ्रष्टाचार निश्चित रूप से एक विषमतापूर्ण स्थिति होती है, इसलिए राज्य में किसी भी रूप में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और एक शासक को ईमानदार होना चाहिए। उसी के साथ साथ उन्हें जो प्रशासनिक अधिकारियों की जो नियुक्ति की जाती है वे भी पूरी तरह से अपने दायित्वों के प्रति और शासन के प्रति और जनता के प्रति पूरी तरह से ईमानदार होने चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार का जनता के मन मस्तिष्क के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है और इसके परिणाम स्वरूप क्रांतियाँ हो जाती है। तो इस प्रकार के कार्यों को करने में यदि शासक सफल होते हैं तो एक राज्य में क्रांति होने से उसे बचाया जा सकता है। छठवां उपाय के अंतर्गत अरस्तु ने जो बतलाया विभिन्न वर्गों में संतुलन। विभिन्न वर्गों में संतुलन के अंतर्गत ये बतलाया कि एक राज्य में जैसे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग होते हैं, तो इन तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो मध्यम वर्ग होता है उसे राज्य के द्वारा उचित जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए, उसे कुछ कार्य दिए जाना चाहिए। यदि ऐसे दायित्व या कार्य दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से मध्यम वर्ग ही राज्य में ऐसा वर्ग होता है जो निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच में एक सेतु का या एक पुल का काम करता है और वो उनमें सामंजस्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त करता है। तो यदि इस प्रकार की स्थिति यदि निर्मित होती है तो वहाँ यहाँ पर क्रांति होने से राज्य को बचाया जा सकता है। सातवां उपाय जो है बाहरी आक्रमण का भय दिखाकर। अरस्तु कहता है कि राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर एक शासक को बाहरी आक्रमण का भय दिखाना चाहिए, जिससे यदि एक शासक बाहरी आक्रमण का भय दिखाने में यदि सफल होता है तो निश्चित रूप से राज्य में क्रांति होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि बाहरी आक्रमण का भय दिखाने के परिणाम स्वरूप जो नागरिक होते हैं, जो आपसी बैर भाव होता है या रंजिश जो होता है, इस प्रकार के घटनाओं से उबर करके भी केवल राष्ट्रीय हित में सोचते हैं, उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है और इस प्रकार की भावना जागृत होने के पश्चात राज्य को क्रांति से बचाया जा सकता है। अंत में निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि निश्चित रूप से अरस्तु के द्वारा क्रांति के कारणों को बताया गया और क्रांति के कारणों को भी बतलाया गया। जिस प्रकार से एक चिकित्सक अपनी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से रोग को जानता है, उनकी पहचान करता है और रोग की पहचान करने के पश्चात अपने विभिन्न प्रकार के दवाओं के माध्यम से उस रोग का निराकरण करता है, ठीक उसी प्रकार से अरस्तु ने जो है क्रांति के कारणों को बतलाया और क्रांति के कारणों को बतलाने के साथ साथ उन्होंने इनके निराकरण का भी प्रयास किया। तो निश्चित रूप से प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान समय तक विभिन्न राज्यों में किसी न किसी रूप में क्रांतियाँ होते रही है और क्रांतियों की संभावना हमेशा बनी रहती है, लेकिन यदि शासक अपने सूझबूझ का परिचय दे तो निश्चित रूप से क्रांति को रोका जा सकता है। निश्चित रूप से अरस्तु के द्वारा जो विचार प्रतिपादित किया गया है प्राचीन समय में भी उसकी प्रासंगिकता थी और वर्तमान समय में भी उसकी प्रासंगिकता उतनी बनी हुई। यदि शासक इन कारणों का निराकरण के लिए इस प्रकार के उपायों को यदि अमल में लाते हैं तो निश्चित रूप से आधुनिक राज्यों में क्रांति होने से बचाया जा सकता है। अंत में मेरे वीडियो को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।